Hello students, today we will see the topic stylistic guideline. Stylistic guidelines. The point of a style guide is to greaten uniformity in the appearance of source code. The benefit is enhanced readability and hence maintainability of the code. Whenever possible, we adopt stylistic conventions that have been proved to contribute positively to readability or maintainability. When we write a program in a language, we must follow certain rules and regulation which beautify the program. Each language has its own style of writing. हम जब स्टाइलिस्टिक गाइडलाइन की बात करते हैं तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी तो नहीं होती है, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत दिखाने के लिए, प्रेजेंटेबल वे में दिखाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम एक कोड को लिखें तो जैसे हम इस पैराग्राफ को देख पा रहे हैं कि ये लाइन वाइज लिखा है, तो अगर ये पैराग्राफ हम देख पा रहे हैं तो इसमें हमें पूरा रीड करना पड़ेगा और कौन सा लाइन में क्या है वो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो और फिर थोड़ा बहुत ये हेडिंग जो दिया हुआ है स्टाइलिस्टिक गाइडलाइन, तो हमें एक आइडिया हो जाता है जैसे ही हम टॉपिक देखते हैं कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट होगा। तो जब हमें टॉपिक्स रहते हैं, सब टॉपिक्स रहते हैं आपके बुक्स में, तो वो आपको ओवरव्यू करने के लिए आप उसे तुरंत देख के समझ सकते हैं अच्छा ये टॉपिक यहाँ है, और फिर इंडेक्स की हेल्प से भी आपको पता चलता है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक्स आपको कहाँ किस पेज में मिलेंगे। तो ये आपके चीज़ों को ढूंढने में इजी बना देता है। वैसे ही हम जब C++ में भी कोडिंग करेंगे तो उसका भी लिखने का एक तरीका है ताकि जो पढ़ने वाला, जो उस प्रोग्राम में काम करने वाला कोई नया इंसान भी आए तो उसे तकलीफ ना हो और ज़्यादा मेहनत उसे चीज़ों को ढूंढने में ना लगे, और इजीली मेंटेन करने की जो भी प्रोसेसेस होती हैं और उसके दौरान जब हम रीड करते हैं कोड्स को तो यूज़र को आसानी हो। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात किया था कि हमारे प्रोग्राम्स में मेंटेन करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए कोई दूसरे यूज़र्स भी, प्रोग्रामर्स भी इसमें काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उस कोड या प्रोग्राम में हमेशा एक ही प्रोग्रामर काम करे। तो अब ये स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस जो है ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी नहीं है प्रोग्राम के लिए, बट वो आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके प्रोग्राम को प्रेजेंटेबल बनाता है। और ऑब्वियसली जब मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, अपडेट करने की ज़रूरत होगी कोड्स को, तो वो हमें बहुत मदद करता है। लेकिन बिना इन स्टाइल गाइडलाइंस के भी हम बहुत बार अपने प्रोग्राम को में देख सकते हैं, उसे रन करा सकते हैं और एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन ये गाइडलाइंस हमारे कोड को एक रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में बहुत मदद करती है। अगर हम कोड्स को चाहे तो इस पैराग्राफ की तरह लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम देखिए कुछ गाइडलाइंस को यहाँ देख पा रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखते वक्त। इसमें सबसे पहला है यूज़ ऑफ कमेंट्स, names, blank spaces and blank lines, indentation, clarity and simplicity of expression, function and procedures। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे क्या क्या होंगे। Use of comment. Program comments are explanatory statements that you can include in the C++ code. These comments help anyone reading the source code. All programming languages allow for some form of comments. C++ supports single line and multiple line comments. All characters available inside the comment are ignored
बाय C++ कंपाइलर। यूज ऑफ कमेंट हमें अपने कोड सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखना होता है। मान लेते हैं आपने सर्टेन कोड्स लिखे और वो कोड्स आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर काम, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने लिखा है उस कोड्स को, और आप उसे बताना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या होगा उस कोड्स में, तो आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि फॉर मल्टीप्लिकेशन या कोड फॉर दिस वर्क सर्टेन स्पेसिफाइड थिंग, कि उस कमेंट को पढ़ने के बाद प्रोग्रामर, कोई नया प्रोग्रामर देखे तो ये समझ जाए कि ये कोड उसके लिए है। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। ये हम जहाँ अप्रोप्रिएट हो वहाँ पे कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दो तरह के कमेंट्स लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन के लिए और एक मल्टी लाइन के लिए। और यहाँ पे जो भी चीज़ कमेंट्स में होंगे वो जो कंपाइलर है वो उसे इग्नोर कर देता है। यानी कि जब आप किसी कोड को लिखते हैं और ये कमेंट वाले फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो कंपाइलर जो रन होता है प्रोग्राम, जब हमारा एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, तो उस दौरान ये कमेंट वाले सेक्शन इग्नोर किए जाते हैं। वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन बस वो बताने के लिए कि कौन सा सेगमेंट में क्या काम हो रहा है। तो इसलिए ये कमेंट सेक्शन के बिना ही भी आपका प्रोग्राम रन करता है, बस ये बताने के लिए होता है, जैसे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सिंबल्स आप देख पा रहे होंगे। इस जगह पे मल्टी लाइन कमेंट C++ comments start with /* and ends with */. तो जब ये साइन आपको कहीं देखने को मिले आपके प्रोग्राम में, या आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं और अगर वो एक लाइन से ज़्यादा लाइन की आपकी कमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ये साइन पहले देंगे, पहले स्लैश और एस्ट्रिक, और उसके बाद आप जो भी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, शायद वो 2-3 लाइन का अगर हो, तो वो सारे लाइंस के एंड में, अगर मान लेते हैं यहाँ से आपने शुरू किया और फिर आप चाहते हैं ये तीनों लाइन कमेंट में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप फिर यहाँ पे 3 लाइन के बाद जहाँ तक आपका कमेंट है, यहाँ पे आप अपने एस्ट्रिक के साइन को जो भी है वो डालेंगे और स्लैश के साथ उसे क्लोज कर देंगे। तो वहाँ से जहाँ से ये स्लैश एस्ट्रिक, पहले स्लैश फिर एस्ट्रिक स्टार्ट होगा और फिर जहाँ पे ये एंड होगा, तो वो सारा सेक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएगा। वो बस एक्सप्लेन करने के लिए होगा आपके प्रोग्राम को, बट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम ये सिंबल को यूज़ करेंगे। और जब हमें सिंगल लाइन के लिए चाहिए, यानी कि मुझे कमेंट एक ही लाइन में उस पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइन में हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो ये डबल स्लैश का यूज़ करेंगे। डबल स्लैश जब यूज़ करेंगे और इसके बाद उस लाइन में, बस इसी पर्टिकुलर लाइन में, ये क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कमेंट यूज़ के लिए कि ये कमेंट्स कैसे हम अपने यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह के कमेंट्स यूज़ करते हैं अपने कोड्स में, एक है मल्टी लाइन कमेंट्स और एक सिंगल लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए ये सिंबल जो हमने अभी देखा, ये वाले सिंबल से जिसमें हम स्टार्ट करते हैं और फिर एंड करते हैं, और सिंगल वाले लाइन के लिए बस हमें जिस लाइन को हम कमेंट बनाना चाहते हैं उससे पहले, जस्ट उससे पहले हम ये डबल स्लैश को डाल देते हैं। और फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स जहां तक उस लाइन में रहेंगे वो हमारे
कमेंट्स बन जाएंगे। तो ये 2 तरीके के कमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। दूसरा है नेम्स। जब भी हम अपने प्रोग्राम्स में हमें बहुत बार किसी लोकेशन को, किसी वेरिएबल्स को नाम देना होता है, यानी कि जैसे हम अपने नाम रखते हैं, हमारे नाम होते हैं, तो हम बहुत बार ये कहते हैं ना अपने नाम की तरह ही है, या कहते हैं बहुत बार ये अपने नाम से बहुत ही अलग है। नाम है कोमल और है बहुत नेचर में टफ। तो ऐसा हम लोग बहुत बार सुनने को देख रहे होंगे। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अपने नाम कभी भी हमें रखने हो, जब हमें खुद देने हो किसी लोकेशन को या किसी वेरिएबल को, जब भी हमें नाम देना की आवश्यकता हो अपने प्रोग्राम में, तो हम ये ध्यान देंगे कि वो किस काम से रिलेटेड चीज़ हम उसमें करने वाले हैं और उस तरह का नाम देंगे। वो मीनिंगफुल होना चाहिए और सिमिलर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक क्लास में बहुत बार एक ही नाम की गर्ल्स होते हैं का एडमिशन हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन नामों को में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, अगर 3 लड़कियां हैं क्लास में निकिता के नाम की, तो निकिता अगर मैं कहूँ तो तीनों ही समझेंगी कि कौन सी निकिता को मैम कह रही है। बट उसमें अगर उनका टाइटल डिफरेंट है तो हमें टाइटल के साथ बोलना होगा, निकिता कुमारी, निकिता सिंह, या ऐसे अलग अलग नाम। या और अभी देखते हैं कि उसमें हम निकिता 1, निकिता 2 या निकिता ए, निकिता बी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेकिन भी बहुत सिमिलैरिटी होने से बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो हम 2 बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम नाम दे, किसी भी चीज़ को नाम देने की आवश्यकता पड़े। तो पहला कि वो मीनिंगफुल हो, और दूसरा कि उसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज ना हो किसी 2 नाम में। और मीनिंगफुल कहने का मतलब यही है कि अगर मुझे किसी वेरिएबल में, वेरिएबल का यूज़ हम आने वाले समय में देखेंगे, उसमें हम स्टोर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो अगर उस वेरिएबल में हमें नाम ही स्टोर करना है, बस नाम, तो हमें जब हम कोड करते हैं तो उस जगह का, उस वेरिएबल का हम इस्तेमाल नाम के लिए करने वाले। तो अगर हम उसका वेरिएबल का नाम नेम रख दे या ऐसा कुछ जो उसको बता पाए कि उसमें हम क्या रखने का सोच रहे हैं, जैसे हम अपने सेल्स में लाइब्रेरी में भी करते हैं, ये वाले ब्लॉक्स हमारे साइंस के बुक्स के हैं, ये वाले ब्लॉक्स हमारे इंग्लिश के बुक्स के हैं, तो हमें इजी होता है कि समझने में, हमें पूरे लाइब्रेरी में घूमने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी सेक्शन में जाने की ज़रूरत है जिस बुक को हमें चाहिए, जिस सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए। तो सेम हम यही करते हैं कि हमें जो भी चीज़ें जहाँ पे है, जहाँ पे जिस चीज़ों की यूज़ होने वाली है, उसी चीज़ों को हम नाम उसी तरह के देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़े कि इसमें हम क्या करने वाले थे, उसमें क्या करने वाले थे। वो नाम पढ़ते ही आपको याद हो जाए कि अच्छा ये इसमें हमें ये यूज़ करना है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि स्टूडेंट एक वेरिएबल का नाम है और दूसरे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो बहुत बार आप कोड करते वक्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा वाला स्टूडेंट हो सकता है। एस इसमें लगा है तो यानी ये दोनों अलग अलग है, लेकिन नाम अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि स्पेलिंग्स अलग हो गए, एस हो गए। तो इतनी सिमिलैरिटी से बहुत बार कोडिंग करते वक्त कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें ऐसे नाम देने हैं जो मीनिंगफुल हो और डिफरेंट भी हो, अगर 2 से ज़्यादा नाम है उस तरह के। तो ओके, तो ये थे नेम्स में। फिर आता है ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक लाइंस। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम्स है, हम कोड्स है, उससे बहुत बार, जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं किसी एक पैसेज में, तो वो क्या होता है, आपको मदद करता है कि
आप चीज़ों को समझ पाए ये टॉपिक है और फिर ये उससे रिलेटेड पैराग्राफ है, या उससे कुछ अलग कंटेंट कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे लाइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम ब्लैंक स्पेसेस या ब्लैंक लाइंस छोड़ते हैं जब हमें लगे कि इस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से थोड़ा अलग से पता चलना चाहिए कि ये अलग है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोड विथ ब्लैंक लाइंस इज एन अटेम्प्ट टू सेग्रीगेट थिंग्स that go together in logical groups and hopefully make it easier for the next person to come by to read the code I just produced. The program must be well spaced so as to increase the readability of program, differentiate different parts of the program before writing the function, and after completion of it, one blank line is to be placed to separate it from the main program or other function. ये कोशिश करना चाहिए कि किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि अलग है प्रोग्राम के बाकी कोड से, तो हम उससे पहले, जिसे हम फंक्शन में भी बनाते हैं तो वो सब भी हम देखेंगे, तो वो जब हम बना रहे हैं तो उससे पहले एक लाइन, और जब वो बन चुका तो उसके बाद एक लाइन हम छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि रीडेबिलिटी और अच्छी बढ़ सके। ओके, तो ये है ब्लैंक लाइंस का काम। अगला पॉइंट है इंडेंटेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड टू मेक द स्ट्रक्चर क्लियर। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हर पॉइंट्स में रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, यानी कि वो जब आप पढ़े तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाए, और ये स्ट्रक्चर्स को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग प्रोग्राम: 1 कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारे, ये कर्ली ब्रेसेस हम अपने प्रोग्राम में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे? 1 ओपन, ये जो स्टार्टिंग वाला है ये ओपन है और ये क्लोज है। 1 ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस मस्ट स्टार्ट इन द सेम कॉलम, यानी कि आप अपने कंटेंट्स को लिखने के बाद, लिखने से पहले जब आप फंक्शन बनाएंगे तो ये आप यूज़ करते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस जब आप ओपन किए, अपने लाइंस को उसमें लिखें और फिर उसे क्लोज करना होता है, ठीक है। तो जब आप ये यहाँ पे ओपन किए तो ये सेम कॉलम में होना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पे है तो ये क्लोज होगा तो यहाँ पे होना चाहिए, उसके सीधाई में, ये यहाँ पे, तो क्या होगा, ये एक कॉलम में नज़र आएगा। ओके, तो ये जब भी आप यूज़ करें तो आप ये देखें कि कौन सा कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया था, और फिर उसी के स्ट्रेट लाइन में ही स्टेटमेंट्स लिखने के बाद वो क्लोज होंगे, उसी स्ट्रेट लाइन देखते हुए, जस्ट उसके सिधाई में जहाँ भी क्लोज करना है वहाँ। और क्योंकि हम ये बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ये बहुत सारे यूज़ होंगे। ओके, तो इसलिए हर कोड के लिए जब भी आप ओपन और क्लोज करें तो वो जब सेम कॉलम में होता है तो वो देख करके क्लियर हो जाता है कि ये किसके लिए क्लोज हुआ है, ये कौन से सेगमेंट का है। ओके, द स्टेटमेंट्स बिटवीन द ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड closed curly braces should be placed at least after few space। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स होगा, ठीक है, जैसे मैंने ये अभी बनाया, तो जो भी स्टेटमेंट्स आपके इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच में होगा, वो क्या होता है, जैसे ही आपने ये ओपन किया कर्ली ब्रेसेस, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आप अपने कोड्स को लिखे तो थोड़े स्पेस लेने के बाद वो कोड्स को स्टार्ट करें लिखना। वो सारे कोड्स फिर थोड़े स्पेस के बाद ही
लिखेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये पता होता है कि ये सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारे कोड्स लाइन वाइज यहाँ लिखे हैं, और ये भी पता चल जाए अगर आप सारे में स्पेस दिए हैं इक्वल, ये स्पेस आपने लिया है सब में, तो ये पता चल जाएगा देखते ही कि कहाँ पे ये कोड ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस कॉलम एक ही कॉलम में दिखाई देंगे। ओके, तो ये हो गए आपके दूसरे पॉइंट में इसका यूज़। स्पेस शुड बी इंसर्टेड बिटवीन द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। जब भी हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो प्रॉपर स्पेस उनके बीच में होना चाहिए। Then, if else clause constructs must be indented properly to distinguish between the if clause and the else clause। जैसे हम अभी ये सारे कर्ली ब्रेसेस और बहुत सारे और ब्रैकेट्स होते हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल प्रॉपर करना है। हम पढ़ेंगे ये इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हम उसमें भी अच्छे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ यूज़ करें ताकि वो फ़र्क पता चल सके कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये इंडेंटेशन में हम देखेंगे। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। हम अपने एक्सप्रेशन को क्लियर और सिंपल रखें ताकि वो समझ में आ सके। पैरेंथेसिस शुड बी यूज्ड टू शो द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर and to enclose the sub expression। इस जगह पे हम ये देखेंगे कि जब हम अपने एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जब एक लाइन में आप ऐड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं एक्सप्रेशंस में, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि पहले हम ऐड भले पहले हो, लेकिन हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ही हम ऐड करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला सेगमेंट जो पहले होने वाला है, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं ताकि वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम उसे शो कर सके और अपने एक्सप्रेशंस को सिंपल और क्लियर बना सके। तो ये हम एक्सप्रेशंस के साथ अपने प्रोग्राम में करेंगे तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगी कि कौन सा सेगमेंट पहले करना है या कौन सा पेयर्ड अप है ऑपरेशंस के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, कैलकुलेशंस होने के लिए। तो ये हमें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन में हमें ये देखना ज़रूरी है। ओके, और ये लास्ट पॉइंट जो हम अभी देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। फंक्शंस, अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे फंक्शंस हम जब बनाएंगे तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर काम को कराने के लिए हम रखते हैं फंक्शंस में। Whenever you are writing a function in your program, always give its purpose before writing the program function। तो जब भी आप फंक्शन को बनाएं, तो जैसे मैंने कहा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, बहुत सारे मल्टीपल्स लाइन की स्टेटमेंट होगी जो पर्टिकुलर काम को कराने के लिए लिखे जाएंगे। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा, उससे पहले हम एक कमेंट, जैसे अभी हमने सीखा कि कमेंट कैसे देते हैं, तो कमेंट में डालना होगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करने वाला है। ये पर्टिकुलर फंक्शन अगर एवरेज निकालने के लिए यूज़ हुआ है तो टू फाइंड एवरेज या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, इस तरह से एक कमेंट हम फंक्शन के स्टार्टिंग में डाल सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो आपको पूरे के पूरे सारे लाइंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उसी फंक्शंस को टॉपिक वाइज अगर लिखा हो तो हम बस उसी फंक्शंस में जाएंगे जिसमें हमें चेंज करना है। ओके, तो ये हम करेंगे कि फंक्शंस के पहले हम प्रॉपर उसके पर्पस को लिखें। तो ये कुछ स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस थे जिसमें हमने देखा सारी बातों को। सो दिस इज ऑल।
few points we have seen. Okay, so just same as earlier, make notes. What are the stylistic guidelines, comments, names, indentation, and all the points just we have gone through, and maintain the sequence so that it will be easier to you to study properly further. Okay, thank you all. God bless you.